शुवाला साहब, अब ये वो बता रहे हैं कि मकबूलियत इंटैक्ट है, ऑल दो विद इन हाउस जो है बहुत सारे इस तरह की खबरें भी आती हैं कि क़यादत के अंदर भी इख्लाफात रहे हैं, सीएम के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, बल्कि आज अचकज़ई साहब ने खुद फरमाया कि पार्टी के अंदर से माइनस करने के हवाले से भी जो सोच रहा है, तो बस उसको कहने कि वो उसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस नोई के बयान देकर। अब अपोजिशन पार्टी काफ़ी टाइम से रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही थी, इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फुली कोऑपरेट किया आप लोगों के साथ, लेकिन एक बार फिर से वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए निज़ामी साहब, बात यह है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। मैं ये समझती हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के साथी हैं और अभी सेनेटर साहब ने जो गुफ्तगू की है वो किसी दीवाने का ख्वाब तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो हकीकत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर मकबूलियत जांचनी है तो आपको मैं और हमायूं साहब, मैं अपनी जमात की और हमायूं साहब जो हैं वो अपनी जमात की मकबूलियत बताएंगे तो लोग क्या हमारे पे क्या यकीन करेंगे। अगर मकबूलियत का आपके पास कोई ऐसा कोई पैमाना है तो आप पकड़ के अवाम के पास जाएं और अवाम से पूछें कि जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पंजाब जो है वो अवाम की फलाह के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या उससे अवाम मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे या अवाम जो है उससे मुतमईन नहीं है। आज तो पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी है उससे उसके दुश्मन जो हैं वो भी तस्लीम कर गए हैं। आप कैसे जो है हमारे मुखालिफ हैं कि पाकिस्तान तरक्कियां समेट रहा है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान पे बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी का एतमाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान को सफारती लिहाज से अल्लाह ताला ने कामयाबियां अता की हैं, पाकिस्तान को इसी हुकूमत के अंदर अल्लाह ताला ने बुनियानुल मरसूस जैसे मार्का हक से जो है वो सरफराज किया है। तो आप मुझे ये बताएं ये कौन सी जो शोहरत का पैमाना है जो आपके पास है, जो मुझे नजर नहीं आ रहा लेकिन आपको नजर आ रहा है। सारी दुनिया जो है वो अक़वाम आलम हमारे साथ खड़ी हो रही है, पाकिस्तान का डंका बज रहा है, पाकिस्तान का बोलबाला हो रहा है, पाकिस्तान की सफारतकारी के ऊपर वो मुल्क जो है मिल रही है। दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मुतरफ है, बिलाशुबा उसके अंदर तो क्रेडिट जाता है, हुकूमत को भी जाता है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी जाता है, लेकिन इकॉनमी जो है ना वो उस तरह से ग्रो नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर खुद भी कह रहे हैं कि जंग की वजह से भी जो 2 साल हैं जो कुछ तरक्की की थी, जो वो खुद दावा कर रहे हैं, वो कह रहे पीछे चले गए। खाकान साहब से जरा पूछ रहे थे, खाकान साहब ये बताएं कि इन हालात में जब आगे चलकर बजट भी देना है 1 माह बाद हुकूमत की जानिब से, ऑन द अदर साइड प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जो 2 साल की उन्होंने मेहनत की थी, वो खुद क्लेम कर रहे हैं बड़ी मेहनत की थी, चीज़ें बेहतर कर ली, ये प्राइम मिनिस्टर का दावा है। वो कहते हैं वो भी सारी की सारी चीज़ें बैकफुट पे चलेगी। तो इन हालात में आगे चलकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रोटेस्ट करती है तो इकॉनमी आपकी कितना सफ़र करेगी? पाकिस्तान ने जब मिडल ईस्ट वॉर एंटर की, यानी कि 27 फरवरी की शाम और 28 की सुबह, तो चूंकि आप एंकर्ड थे एक आईएमएफ एंगेजमेंट में, तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी थी मुल्क में। ये सबसे आसान तरीन तरीका है। अफरात ज़र कम हो गई थी, बैरूनी के सारा संभल गया था, लोकल विद अ वेरी वेरी हैवी टैक्सेशन, मतलब 38% आप पे टैक्स है अगर आप सबसे पर्सनल इनकम टैक्स अगर आप हाई ब्रैकेट में, 54% मैन्युफैक्चरिंग पे, एनर्जी प्राइसेस में रद्दोबदल करके और कुछ सर्कुलर डेट की जिसे कहते हैं बढ़ने को कैप करके आपने एक स्टेबिलिटी अचीव कर ली थी। इस स्टेबिलिटी का महवर आईएमएफ की एंगेजमेंट थी, बफर्स बिल्ड हो गए थे, जिसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके 16 अरब डॉलर के भी थे। पर स्ट्रक्चरली आपको आज भी मालूम हुआ है वॉर के बाद कि आपके पास सिंगल स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं था ऑफ पीओएल प्रोडक्ट्स जब आपने एंटर किया। तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कोविड के बाद एक कंसल्टेंट हायर किया गया, एक स्टडी कराई गई कि पाकिस्तान को रिजर्व्स बिल्ड करने। आप कमर्शियल 27 दिन के रिजर्व्स के साथ गए इनटू द वॉर सिचुएशन, और जो स्ट्रक्चर्स थे वो वहीं थे। 15% चूंकि एलएनजी से बिजली बन रही थी, तो आपने क्या देखा? अफरात ज़र तो आपने देखी, आपने अच्छी एक्सप्लेन कर दी है। आपने ये भी देखा कि आपको क्योंकि शॉर्टफॉल्स करना पड़ी बिकॉज आप इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट थे। इसी तरह आपको 3.5 अरब डॉलर वापस करना पड़ गए यूएई के, तो आपको बोरोइंग करनी पड़ी कहीं और से ताकि आप वो चीज पूरी कर सके।
पाकिस्तान की इकोनॉमी अब जो है, जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, आपको मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग करना पड़ी, 1% बढ़ा, इस सब का एक इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। 683 अरब का एफबीआर का शॉर्टफॉल है फ्रॉम दी एग्रीड टारगेट। मेरा जाती ख्याल है कि जब साल खत्म करेंगे तो ये तकरीबन 900 अरब को भी क्रॉस कर जाएगा। इसलिए आपको पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी पड़ी। अगेन स्ट्रक्चरल इशू क्या है? अगर आपने रियल एस्टेट, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, पाकिस्तान का रिटेलर और होलसेलर, अगर आपने इससे टैक्स नहीं लेना, मैं 3 दिहाइयों से पाकिस्तान की इकोनॉमी को वॉच करता हूं, हर अथॉरिटी ने ये कोशिश की है कि इनसे टैक्स लें। आज भी वहीं खड़े हैं, 8-9 अरब का टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं हम। किससे? एग्रीकल्चर से। लेजिस्लेट भी तब जाके किया जब हमें आईएमएफ ने कहा, और फिर 1 साल के लिए डिले कर दिया। इसलिए आपको पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी पड़ती है, विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छा मैक्रो स्टेबिलिटी थी, पर हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज वहीं पे खड़े हैं। उनको जब तक हल नहीं करेंगे तो जो बफर्स होते हैं ना, फूड सिक्योरिटी का बफर, अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर आप फूड से ही शुरू करें, इस वक्त तकरीबन आई एम होपिंग कि जो वीट की पैदावार आएगी वो शॉर्टफॉल में ना आ जाए कहीं, और हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े, तो एग्रीकल्चर स्लो ना हो जाए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हिट लेगी, बिकॉज 1% जब पॉलिसी रेट बढ़ता है तो एक फिजा ऐसी बनती है मुल्क में कि जो डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ हो जाता है। लेट्स होप कि ड्यूरेशन ऑफ वॉर बहुत लंबी ना हो। एक बहुत बड़ा शौक है सारी दुनिया को है कि हम इसको संभाल जाएं। अगर तो एक आध माह ऐसा रहा तो आई थिंक संभाल जाएंगे। स्ट्रक्चरली ये भी याद रखिए कि 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 9-10 बड़ी आपने इंपॉर्टेंट अगर बात की है कि एक आधा महीना मजीद चला तो संभाल लेंगे। अगर ये वॉर जो है प्रोलॉन्ग होती है, मजीद चलती है, तो उसके असरात जहाँ दुनिया फेस करेगी, पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा फेस करेगा। इंटरनल जो मामलात हैं, अगर वहाँ भी अनरेस्ट होता है तो शायद फिर इकॉनमी को मजीद भी मुश्किलात हो सकती हैं। सेनेटर साहब, ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं हुकूमत के ऊपर, इंटरनेशनल आपने सारे देख ली कि वॉर के असरात पाकिस्तान फेस कर रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अगर इस टाइम पीरियड में प्रोटेस्ट करती है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, तो जो कुछ ना कुछ इकॉनमी के पल्ले बचा हुआ है, कुछ ना कुछ सरमायाकारी मौजूद है, तो उसके ऊपर भी खतरात जो हैं पैदा हो जाएंगे। उसके हवाले से भी देखिए, थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में देख लें तो पाकिस्तान 1985 में जब अपने रीजन में सबसे मालदार था, चाइना से भी बेहतर था, इंडिया से भी बेहतर था, तो कौन सी हुकूमतें थी जिसने पाकिस्तान को उस नहज पे लाके कर दिया कि पाकिस्तान इन सबसे पीछे हो गया है? पिछले 4 साल में जो पाकिस्तान की जो 22 इंडस्ट्रीज है, उनकी जो ग्रोथ है वो 10 साल पुरानी से भी कम हो गई। सो दैट मींस पिछले 4 साल में पाकिस्तान 10 साल से पीछे चला गया है। एक पहले 40 साल में पाकिस्तान रीजन में सबसे पीछे चला गया, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान अपने से 10 साल पीछे चला गया। अभी हमने बड़ी प्यारी बात वो सुनी थी। देखिए, इस तरह है, जब आप कोई भी बिजनेस कर लें, चाहे वो मुल्क की सतह पे हो या कोई, जब आपने कोई इकोनॉमी बढ़ानी है, आपने 2-3 चीज, आपने सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ानी होती है। उसके लिए आपने क्या करना होता है? इंसेंटिव्स देने होते हैं। आपने अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना होता है, सो दैट मनी शुड नॉट स्टे इन द बैंक, इट शुड सर्कुलेट। नंबर 2, आपने अब ये एक कैश 22 सिचुएशन होती है जब आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, और ये याद रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 11.6% के साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो बढ़ रही थी। अब इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, जैसे हमने देखा है फैसलाबाद में, आज जिनके 200 लूम थे वो 400 पे जा रहे थे, 100 लूम था वो 200 पे जा रहे थे, तो आप खामखा उसके लिए जो मशीन इंपोर्ट करते हैं। आज मैंने अपनी कोई कंपनी खोल लिया, मैं पहले मशीन इंपोर्ट करूंगी क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई बचता नहीं है। वो पहले इंपोर्ट आएगी, उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू होगा, उसके बाद उसका जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, वो आना शुरू करेगा या बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में आप देखें, एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी, जॉब्स क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। ये सारा एक पहिया था जिसको एकदम बंद कर दिया। अब इस जंग में क्या हो सकता था? इस जंग में 2 चीजें हो सकती थी। एक जो हुआ है, आपने सारा का सारा बोझ, अपना शॉर्टफॉल, सब चीजें लेवी के थ्रू अवाम पे डाल दिए। दूसरा क्या हो सकता था? अच्छा, एक और काम हुआ है, जो पेट्रोल की थी, जो आपके जितने भी ये जो पेट्रोल को क्या करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, रिफाइनरीज ने $5 से $6 की जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं उसको $50 से $60 पे कर दिया। सो इंडिया में एज अपोज टू, और बांग्लादेश में एज अपोज टू पाकिस्तान, हिट दिया गया रिफाइनरीज को, उनसे कटौती की गई, उनसे शॉक एब्जॉर्ब किया गया, अवाम के ऊपर खाली 4% ट्रांसफर किया है। यहां पे रिफाइनरीज को आपने
$5 से $6 बैरल की बजाय $50 to $60 बैरल कर दिया आपने, और उसके बाद सारा का सारा बोझ आपने शिफ्ट कर दिया अवाम के ऊपर। आपने रिफाइनरीज को बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट दिया है। ये हमारी प्रायोरिटीज हैं, एक पाकिस्तान की और एक बाकी को फायदा। मुल्कों की। इंडिया की आप मिसाल दे रहे हैं, इंडिया टैक्सेस को कम कर दिया। जी, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी कि एक दिन 137 रुपीस जो है आप उसमें इजाफा करते हैं, नेक्स्ट डे आप उसमें जो है पैसे वापस ले लेते हैं। तो इस एक दिन के डिसीजन के ऊपर जो उनकी जानिब से किया गया, उसमें ही अरबों रुपए जो ऑयल कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, जो डीलर्स हैं, उन्होंने मुनाफा उठा लिया। बल्कि कहा जाता है कि उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा वज़ीर दाखिला को कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन FIA जो है वो करे, लेकिन पता नहीं इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी। शुमाइला साहबा, ये सिचुएशन तो पूरी डेवलप हो रही है, लोग तो बिल बुलाए हुए हैं, इंटरनेशनल जो सारी चीज़ें आप लोगों ने गेन की हैं, तारीफ हो रही है, पूरी कौम उसको एडमायर कर रही है, लेकिन ऑन द अदर साइड लोग देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसरूआत इतनी महंगी है। उसकी बड़ी वजह आपने PLD जिस तरह लगा रखा है, टैक्सेस जितने उसके ऊपर है, या फिर जो डीलर्स है, रिफाइनरीज है, जो उनके मुनाफा जाता है, इसको हुकूमत उस तरह से मैनेज भी नहीं कर पा रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी अच्छा इस टाइम पीरियड है कि अच्छे निकले सड़कों पे, तो आवाम पीछे लब्बैक कहेगी। देखिए, बात यह है कि अगर मईशत जो है वो मईशत का जो इस्तेहकाम है वो अगर कट्टों, मुर्गों और बकरों के ऊपर होता तो शायद आज हम भी इनको कॉपी कर रहे होते। इनके पास ये, इन्होंने इतनी ज़्यादा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को कहां से कहां लेकर जाने वाली बातें इन्होंने अभी सुनाई हैं, वो महज बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट इनके दौर में मुझे बता दें, कोई स्टेट ऑफ द हॉस्पिटल बता दें, कोई अवामी फलाही मंसूबा जो ऐसा है जिससे अवाम को डायरेक्ट मुस्तफीद हुए हैं। अब मैं दूसरी तरफ में आ रही हूं, मैं दूसरी तरफ आ रही हूं कि आपके दौरे हुकूमत कितनी सरमायाकारी नहीं, मैं एक दूसरी बात की तरफ आ रही हूं। देखिए, जो रिफाइनरीज हैं, मोहब्बत वाला मामला कर रही है लोगों के साथ। अगर हम चाहें तो जितने मर्जी पैसे बढ़ा दें, हम उस तरह नहीं बढ़ा पा रहे। मतलब आवाम का सोच रहे हैं। मतलब आपने वो AI थी वीडियो, या आपने खुद वो बयान दिया था, वो काफ़ी वायरल हुआ था। मतलब ये आपकी हुकूमत की तरजीहात कोई इसी नोयत की हैं? कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही जो इकॉनमी को ग्रो कर सके। देखिए, कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर, आपको मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, इंटरनेशनल जो क्राइसिस हैं उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। गो के पाकिस्तान जो है वो अपना कलीदी रोल अदा कर रहा है, मगर जो क्राइसिस जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के हैं उसमें जो पूरी दुनिया जो है उसको फेस करना पड़ा है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने अभी मेहमद साहब ने ये कहा कि रिफाइनरीज जो हैं उनको कोई फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने अवाम के ऊपर बोझ डाला है। आप मुझे ये बताएं कि रिफाइनरीज जो है वो हमारी हैं, या कोई उसके अंदर कोई खुदा न खास्ता जो है वो हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? हम अवाम के इंटरेस्ट को छोड़कर रिफाइनरीज को जो, या उनके रिफाइनरी के मालिकान हैं, उनको फायदा क्यों पहुंचाएंगे? आप ये सोचें कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को मालूम पड़ा कि लेवी की जो मद में जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, उन्होंने फौरी तौर पे 80 रुपए कम किए। और दूसरी बात आपको मैं यहाँ पे ये बताती चलूं कि फौरी तौर पे उनको जब मालूम पड़ा तो जो ईरान रजीम है, सर मैं एक बात मुझे मुकम्मल करने दें, मुझे उसी तरह बात मुकम्मल करने दें, मुझे उसी तरह बात मुकम्मल करने दें जैसे मेहमद साहब बात मुकम्मल कर लेते हैं अपनी। उसके साथ मैं आपको ये अर्ज करती चलूं कि हम प्राइम मिनिस्टर ने ये बात वाज़िया तौर पे कैटेगोरिकली कहा था कि अवाम के ऊपर हम इजाफी बोझ नहीं डालना चाहते और ना डालेंगे, और वो जो टारगेटेड सब्सिडी जो थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप टारगेटेड सब्सिडी में ट्रांसपोर्टर, गुड्स ट्रांसपोर्टर जो है अवाम उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती है, मेट्रो बसेस हैं, ऑरेंज बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, आपकी वफाकी हुकूमत ने जो अपना और पंजाब हुकूमत ने ये एक अवाम की सहूलत के लिए फ्री सफर का आगाज किया था, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो किसान हैं उनको सब्सिडी की मद में हुआ है, वो तो हुकूमत उसके ऊपर कुछ तो कुछ मैनेज हो सकता है। खाकान साहब एक न्यूट्रल राय भी ले लें खाकान नजीब साहब से। खाकान साहब, पेट्रोल को कंट्रोल करने के लिए सर तलब और रसद, मेरी बात, तलब और रसद
अफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील को यकीनी बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो टीम है वो शबाना रोज मेहनत कर रही है। आपने अब दूसरे हमसाया मतलब ये बड़ा अच्छा जवाब है कि जी चले आपको पेट्रोलियम मसनूआत महंगी मिल रही है, मतलब ये बड़ी अच्छी तौजीह है हुकूमत की। ठीक है खाकान साहब, ये इस तौजीह पे भी जरा जवाब दे दें कि चले मिल रही है आपको, खुश हो जाए, जितना भी महंगा मिल रहा है मिलता रहे। पेट्रोलियम कंपनीज बीच में अपनी दिहाड़ी लगा रही हैं, अभी भी हम एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए, खाकान साहब से जरा जवाब लेने देना, अभी भी हम एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए आप सबसे अपील कर रहे हैं